उस लड़के के हाथ में कोई डिवाइस था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रीडिंग नापने वाला डिवाइस हो। अभिमन्यु युग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, उठ जाओ, नीचे क्यों लेटे हुए हो? युग अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेटा नहीं हूं, तेरे कारण डर गया था। क्या कहा? मेरे कारण डर गया था? क्यों, तू डरपोक है क्या? क्या बोला तूने? इतना कहकर युग अभिमन्यु के चेहरे पर टॉर्च मारने लग जाता है। जब युग गौर से अभिमन्यु का चेहरा देखता है तो हैरानी के साथ कहता है, कहीं तुम अभी तो नहीं? युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु भी युग की तरफ उंगली करते हुए कहता है, और तुम युग हो, है ना? इतना कहकर ही दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। अभिमन्यु युग का बचपन का दोस्त था। युग अभिमन्यु के बालों को हाथ लगाते हुए कहता है, तू तो बहुत बदल गया है यार, बड़े बड़े बाल, आंखों में बड़ा सा चश्मा। अभिमन्यु कहता है, बदल तो तू भी गया है बहुत यार। ये बता कब आया और कहाँ जा रहा है तो इतनी रात में? बस आज ही आया, ये मान ले 1-2 घंटे पहले, और मैं तो अपने घर ग्रेवयार्ड कोठी जा रहा हूँ। तू बता, तू कहाँ जा रहा है इतने सुनसान जंगल में, वो भी इतनी रात में? और तूने ये बाल इतने बढ़ा के क्यों रखे हैं? एक पल तो मुझे लगा जैसे वो थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, वो थी मतलब? युग बात को घुमाते हुए कहता है, छोड़ना, और तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। ये बता, तू इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यार गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं है। अगर मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था तो तू हंसेगा, इसलिए बेहतर होगा कि मत जान। अरे नहीं हंसूंगा भाई, पहले तू बता तो सही यहाँ पर क्या कर रहा था? अभिमन्यु धीरे से कहता है, मैं यहाँ पर भूत पकड़ रहा था। युग को सुनाई नहीं देता और वो फिर पूछता है, क्या कहा? अभिमन्यु युग के कान में चिल्लाते हुए कहता है, भूत पकड़ रहा था यार। अभिमन्यु की बात सुनकर युग जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तू पागल हो गया है क्या? ये कैसी बात कर रहा है? मुझे लगा तेरी बचपन की ये आदत भूतों पर विश्वास करने की चली गई होगी और तू अब समझदार हो गया होगा, पर तू तो अभी भी नहीं सुधरा यार। पूरा वैसा का वैसा है जैसे बचपन में था, डब्बा का डब्बा। अभिमन्यु नाराज होते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तू हंसेगा, इसीलिए नहीं बता रहा था। युग को गिल्टी फील होने लगता है और वो धीरे से कहता है, सॉरी यार, चल छोड़, ये बता क्या करता है आजकल तू? मेरी गुवाहाटी में जॉब है, अभी छुट्टियां मनाने आया हूँ। गुवाहाटी में जॉब है, पर किस चीज की? अभी तो बताया। क्या बताया? भूत पकड़ने की। मैं एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हूँ। हम लोग भूत खोजने का काम करते हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर युग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, वो हंसते जा रहा था। यार तू हंस क्या रहा है? हंस ले, जिनको कम नॉलेज होती है वो अक्सर अपने से ज्यादा नॉलेज वालों को पागल ही समझते हैं। शायद तुझे पता नहीं है, हमारे इंडिया में 10 सर्टिफाइड पैरानॉर्मल सोसाइटीज हैं जो भूत खोजने का काम करती हैं। मैं भी उसी सोसाइटी से सर्टिफाइड हूँ, समझा? युग हंसते हुए कहता है, फिर ये बता, आज तक कोई भूत खोजा या नहीं खोजा? अभी तक तो नहीं खोजा, पर जल्द खोज लूंगा। और वो कैसे? अभिमन्यु अपने हाथ का डिवाइस दिखाते हुए कहता है, इसकी मदद से। ये क्या है? इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर कहते हैं। मतलब ये कि इस मीटर का इस्तेमाल एक टाइम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले अंतर को जांचने के लिए किया जाता है। कहते हैं किसी जगह पर जब भूत प्रवेश करते हैं तो वहां की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है। इस तरह भूतों का पता लगाया जाता है। इसमें एक अलग तरह का सेंसर भी लगा होता है जो बजता है और हमें बताता है कि हमारे आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। युग कुछ बोलता उससे पहले ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बजने लग जाता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, ये क्या हो रहा है? ये डिवाइस इतनी आवाज क्यों कर रहा है? अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, ये संकेत है कि हमारे आसपास कुछ है। युग धीरे से कहता है, मतलब भूत? हाँ। जगदीश भर लेखक से पूछता है, बताइए ना सर, क्या अभिशाप मिला था यक्षिणी को? लेखक जगदीश के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जानने के लिए तुम्हें मेरी किताब के दूसरे भाग के आने का इंतजार करना पड़ेगा, समझे? अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सर किताब बेचने की। वो तो होगी ही जगदीश, किताब बेचता हूँ और उस किताब के साथ अपने दर्द भी, तो उन आंसुओं के पैसे तो वसूलूंगा ही ना। बस एक बात दिमाग में रखना, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है। मतलब यक्षिणी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था, है ना सर? मैंने कहा ना, अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो जानना है किताब का दूसरा भाग पढ़ के जानना, समझे? बातें करते करते लेखक की सिगरेट खत्म होने वाली थी, उसमें बस 1-2 कश ही बचे थे। जगदीश हिचकिचाते हुए फिर लेखक से पूछता है, सर एक बात पूछूं? तुम नहीं मानने वाले ना? ठीक है, पूछो। सर आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हैं। क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है?
सवाल सुनकर लेखक एकदम चुप हो जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया हो और उसको कुछ ऐसा याद आ गया हो जो वो जगदीश को नहीं बताना चाहता था। जगदीश लेखक पर दबाव बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ सर, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? क्या कभी आपका यक्षिणी से सामना हुआ है? लेखक सिगरेट का कश लेकर धीरे से कहता है, मेरा यक्षिणी से सामना नहीं, बल्कि मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी फोन कट हो जाता है। लेखक अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, फोन कैसे कट गया? लगता है नेटवर्क चले गया। ये गांव में यही प्रॉब्लम रहती है, पता ही नहीं चलता कब नेटवर्क आता है और कब चले जाता है। इतना कहकर लेखक उसकी कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। वो लेखक लंगड़ा था, उसका एक पैर जो था वो सही से काम नहीं करता था, जिसके कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। उस लेखक ने बैसाखी के सहारे अभी 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लग जाती है। लेखक कमरे के अंदर लगे बल्ब को देखते हुए कहता है, अरे अब ये लाइट को क्या हो गया अचानक? देखते ही देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि लेखक को उसके हाथ पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये हो क्या रहा है आज? कहीं वो आ तो नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती। लेखक ने खुद से इतना ही कहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा जो बंद हुआ था वो अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर से हल्की सी सफ़ेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी जल्दी बैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लग जाता है, तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। आह, मेरा पैर! लेखक धीरे धीरे अपने पैर की तरफ देखने लग जाता है, पर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक जैसे ही अपना हाथ अपने पैर पर रखता है, उसको महसूस होता है कि उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ के ऊपर रखा हुआ था। लेखक डर जाता है और झट से अपना हाथ अपने पैर से हटा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ा हुआ था। लेखक जितनी फुर्ती के साथ रेंगते रेंगते दरवाजे के पास जा सकता था, उतनी फुर्ती से जाने लग जाता है। लेखक दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। आह, कौन हो तुम? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। कुछ देर तक लेखक और यक्षिणी की बातें चलती हैं, पर उन दोनों की बातों की आवाज़ दरवाजे के बाहर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद लेखक की एक जोर से चीख सुनाई देती है, आह! ये एक ऐसी चीख थी जो दिल को दहला कर रख दे। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से लेखक का खून बहकर दरवाजे के बाहर आने लग जाता है। 13 साल बाद ट्रेन जो कि तेज रफ्तार के साथ पटरी पर भागी जा रही थी, ठीक उस तरह जिस तरह हमारी जिंदगी भागती है। फर्क इतना है, ट्रेन स्टेशन आने पर रुकती है, पर हमारी जिंदगी कभी नहीं रुकती है जब तक हमारी सांसें न रुक जाएं। युग, जिसकी उम्र 26 साल, गोरा रंग, चेक शर्ट, ब्लैक पैंट पहनकर विंडो सीट पर बैठा हुआ था और अपने कानों में हेडफोन डालकर पॉकेट एफएम पर भूतिया कहानी मेघ एक श्राप सुन रहा था। कहानी सुनते हुए ही युग विंडो के बाहर दिख रहे मेघालय के गारो पहाड़ की हसीन वादियों का मजा ले रहा था। वही गारो पहाड़ जिसका नामकरण तिब्बती तथा बर्मी जनजाति गारो पर हुआ था। गारो पहाड़ नीस चट्टान का बना हुआ था। पहाड़ों को चारों तरफ से सफ़ेद बादलों ने घेर लिया था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों ने बादलों की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी हुई हो। उन्हीं बादलों को देखते देखते युग की आंख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले युग की आंख लगी ही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका हाथ छू रहा था। कोई बार बार उसका हाथ पकड़कर हिला रहा था। युग बौखलाहट के साथ उठ जाता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके चेहरे के जस्ट सामने एक बुढ़े का चेहरा था, जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। उस बुढ़े ने सफ़ेद मटमैली सी धोती पहनी हुई थी, उसके हाथ पैर कंपकपा रहे थे। युग सोचने लग जाता है, पहले तो ये बुढ़ा मेरे सामने नहीं बैठा था, ये पूरी सीटें खाली थीं, अचानक कहाँ से आ गया? अगले ही पल युग खुद ही इस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है और मन ही मन सोचता है, लगता है जब मेरी आंख लग गई थी तभी आकर बैठ गया था। युग गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या हरकत है बाबा? वो बूढ़ा खांसते हुए कहता है, माफ़ करना बिटवा, पर क्या करूं, तुमसे कुछ काम था इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा। युग हैरानी से कहता है, क्या कहा? काम था आपको मुझसे? क्या काम था? वो बेटा, मुझे जानना था कि वक्त क्या हुआ है। ये बात सुनकर युग का दिमाग घूमने लग जाता है और वो गुस्से से अपनी घड़ी में देखते हुए कहता है, 11 बजने वाले हैं। अच्छा, मतलब 1 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा? युग कुछ जवाब नहीं देता और उस बुढ़े को घूरने लग जाता है। वैसे बिटुआ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? युग उस बुढ़े के सामने उंगली करते हुए कहती है, मतलब आप भी? हाँ बिटुआ,
चलो अब सफ़र आसान हो जाएगा। जब कोई बात करने वाला मिल जाता है तो सफ़र जल्दी कट जाता है। तुम मेहंदी पत्थर में कहाँ पर जा रहे हो? मेहंदी पत्थर से 5 किलोमीटर दूर ही बंगला मुड़ा गाँव है ना, वहीं पर जा रहा हूँ। बंगला मुड़ा में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं क्या? नहीं, बंगला मुड़ा गाँव में तो नहीं, पर रौंका मुच्चा गाँव में रहते हैं। अरे ये क्या बात हुई बेटा, जब तुम्हारे रिश्तेदार रौंका मुच्चा गाँव में रहते हैं तो फिर बंगला मुड़ा क्यों जा रहे हो? इस सवाल को सुनकर युग खामोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बुढ़े ने युग की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया हो। कुछ ऐसा पूछ लिया हो जिसका जवाब वो शायद अपने आप को भी नहीं देना चाहता था। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, चलो नहीं बताना तो मत बताओ, बंगला मुड़ा में कहाँ पर रुकने वाले हो? बंगला मुड़ा गाँव के बाहर जो ग्रेवयार्ड कोठी पड़ती है ना, उसमें ही रुकने वाला हूँ। वो बूढ़ा हैरानी से कहता है, वो अंग्रेजों के ज़माने की कोठी जिसे कब्रिस्तान पर बनाया गया था? हाँ, वही ग्रेवयार्ड कोठी। पर वो तो पिछले 13 साल से बंद है ना? हाँ बंद है, पर अब नहीं रहेगी। मैं आज रात ही उस कोठी को खोल दूंगा। नहीं बिटुआ, ऐसा मत करना। तुम्हें उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? आप साफ साफ कहेंगे, कहना क्या चाहते हैं? अगर तुम बचपन में उस गांव में रहे हो तो ये तो पता ही होगा कि यक्षिणी किश्नोई नदी के पास भटका करती थी। युग उस बूढ़े की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। वो गौर से उसकी बातें सुन रहा था। वो बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है उस यक्षिणी के एक नहीं 2 ठिकाने थे। पहला किश्नोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। युग हैरानी से कहता है, क्या कहा? ग्रेवयार्ड कोठी? हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी। गांव के लोगों ने कई बार यक्षिणी को ग्रेवयार्ड कोठी के पास भी भटकते देखा था। यक्षिणी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून चूसकर उन्हें मार दिया करती थी। इसका मतलब पापा ने जो बचपन में मुझे कहानी सुनाई थी वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। बिटुआ, किस कहानी की बात कर रहे हो तुम? बूढ़े की बात सुनकर युग अपने अतीत की यादों में खो जाता है। उसको याद आता है वो पल जब वो 10 साल का था और अपने पिता से बातें कर रहा था। पापा, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बेटा, कहानी लिख रहा हूँ। युग के पिता ने टाइपराइटर पर कहानी टाइप करते हुए कहा। क्या कहा पापा? कहानी? कौन सी कहानी लिख रहे हैं पापा आप? यक्षिणी की कहानी बेटा। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम डर जाओगे। जब बड़े हो जाओगे तब सुनना, ठीक है? युग उदास हो जाता है और मुंह बनाते हुए कहता है, प्लीज पापा सुनाइए ना, मैं नहीं डरूंगा, प्रॉमिस। और आप ही कहते हैं ना कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े बच्चे डरते नहीं बल्कि डराते हैं, तो प्लीज पापा मुझे यक्षिणी की कहानी सुनाइए ना। युग जिद करने लग जाता है और युग की जिद के आगे उसके पिता हार मान जाते हैं और उसे यक्षिणी की कहानी सुनाने लग जाते हैं। कहते हैं, ये जो अपनी किश्नोई नदी है ना, बहुत सालों से वहां पर यक्षिणी डायन रहा करती थी। ये बंगला मुड़ा और रौंका मुच्चा गांव के बीच में जो नदी पड़ती है वहीं पर पापा? हाँ वहीं पर। ये जो यक्षिणी होती है ये जंगलों में या पानी वाली जगहों के पास पाई जाती है। हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आने जाने वाले मुसाफिरों को जो रात में नदी पार किया करते थे उन्हें ये लुभाती थी और अपने रूप जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाया करती थी। कहते हैं यक्षिणी को कमल और चमेली के फूल बहुत पसंद होते हैं। वो हमेशा उसे अपने पास रखा करती थी। जिन पुरुषों को यक्षिणी अपना शिकार बनाती थी उन्हें वो सबसे पहले कुछ खाने को दिया करती थी। खाने का? पर क्यों पापा? वो इसलिए क्योंकि वो उस खाने में ऐसा मंत्र फूंकती थी कि जो भी पुरुष उसे खाता था वो उसके वश में हो जाता था। ऐसे ही एक बार यक्षिणी ने एक पुरुष को अपना शिकार बना लिया और उसके वश में करने के बाद उसके साथ संभोग करने लग गई। बीच में ही युग बोल पड़ता है, ये संभोग क्या होता है पापा? युग का सवाल सुनकर युग के पिता चुप हो जाते हैं और वो बात को घुमाते हुए कहते हैं, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है बेटा, आप अभी छोटे हो ना, जब आप बड़े हो जाओगे तब हम इसका मतलब बताएंगे, अभी आप कहानी पर ध्यान दो। ठीक है पापा, फिर आगे क्या हुआ? संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती थी। यक्षिणी का असली रूप बेहद डरावना होता है, इतना डरावना कि जिसे देखकर किसी की भी दिल की धड़कनें थम जाएं। अपने असली रूप में आने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के दिल का खून चूस लेती थी। पर वो ऐसा क्यों करती थी पापा? क्या वो बुरी औरत थी? नहीं बेटा, यक्षिणी बुरी औरत नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत अच्छी औरत थी, दूसरे लोक से आई हुई एक अप्सरा की तरह थी। तो फिर पापा वो आदमियों के साथ वो क्या बोला था आपने? हाँ याद आया, संभोग करके क्यों मार देती थी? युग के पिता कुछ याद करते हुए कहते हैं, अभिशाप के कारण बेटा। कैसा अभिशाप पापा? बेटा वो अभिशाप ये था कि युग के पिता ने इतना ही कहा था कि बाहर के कमरे से युग की माँ की आवाज़ सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा, चलो आओ खाना खा लो, खाना बन गया है। युग मना करते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे अभी खाना नहीं खाना, मैं पापा से कहानी सुन रहा हूँ। क्या कहा? कहानी सुन